Hello everyone, I would like to welcome you all in the complete course of tenses in 15 videos. इस सीरीज की आज हम सेकंड वीडियो को शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या कहें सिंपल प्रेजेंट टेंस को बहुत अच्छे तरीके से सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम जानते हैं कि तीन टाइप के टेंसेस होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस की हेल्प से हम प्रेजेंट एक्शंस को शो करते हैं, पास्ट टेंस की हेल्प से हम पास्ट एक्शंस को शो करते हैं और फ्यूचर टेंस की हेल्प से हम फ्यूचर एक्शंस को शो करते हैं। इन तीनों टाइप्स के टेंसेस के अंदर इनके चार सब पार्ट्स आते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे, ये हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये चारों टेंसेस आपको पास्ट में भी देखने को मिलेंगे, लेकिन पास्ट में इनका नाम क्या हो जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सिमिलरली ये चारों आपको फ्यूचर में भी देखने को मिलेंगे। फ्यूचर में इनका नाम हो जाएगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इन टोटल चार हमारे प्रेजेंट के टेंस हो गए, चार हमारे पास्ट के टेंस हो गए, चार हमारे फ्यूचर के टेंस हो गए। तो हमारे पास टोटल 12 टेंसेस हो गए हैं जिनको हम एक एक करके बड़े ही शानदार तरीके से एक एक बारीकी को समझते हुए और बहुत सारी प्रैक्टिस करते हुए सीखेंगे। आज बारी है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, तो चलिए शुरुआत करते हैं। किसी भी टेंस को बहुत अच्छे तरीके से सीखने के लिए आपको तीन बातों का ध्यान रखना है। पहला पहचान यानी आइडेंटिफिकेशन, दूसरा हेल्पिंग वर्ब और तीसरा वर्ब। इन तीनों को आइए एक एक करके समझते हैं। तो पहला पार्ट है आइडेंटिफिकेशन। आपके मन में भी ये कंफ्यूजन रहती होगी कि मुझे कैसे पता चले कि कोई सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के थ्रू ही बनाया जाएगा। तो उसके लिए हम दो तरीके से इस चीज को समझेंगे। पहला, हम हिंदी को देखकर ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि कौन सा सेंटेंस आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाना है, या आपके दिमाग में भी कई बार हिंदी में कोई वाक्य आता है तो आप अपने आप उस चीज को प्रोसेस करके ये फैसला ले पाए कि जो मेरे दिमाग में भी विचार आया है, अगर मुझे इसको इंग्लिश में बोलना है तो मुझे कौन से टेंस में इसको बोलना पड़ेगा। तो उसको हम हिंदी के थ्रू भी समझेंगे। दूसरा है सेंस या यूज को समझकर। देखिए, हर एक टेंस का अपना एक पर्टिकुलर काम है, तो हम उस सेंस के अकॉर्डिंग समझ के भी ये फैसला ले पाएंगे कि ये वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आएगा या नहीं आएगा। आइए इसको एग्जांपल्स की हेल्प से और बेहतर तरीके से समझते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले बात करते हैं हिंदी को देखकर हमें कैसे पता चले कि कोई वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। तो सिंपल सा रूल है, अगर वाक्य के अंत में वर्ब के साथ ता है, ते हैं, ती हैं अगर लिखा हुआ है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, आइए। वह रोज स्कूल जाता है, काम क्या हो रहा है? जाने का। ये वर्ब हो गई, इसके साथ ताते ती लगा हुआ है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। वह कभी भी झूठ नहीं बोलती, काम क्या है? बोलने का। ये हो गई वर्ब, इसके साथ ती है लगा हुआ है तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। यहां पे मेरा जितना मैंने देखा है 10-12 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस में, लर्नर्स को यहां पे बड़ी समस्या आती है। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं कि वर्ब के साथ ता है, ते है, ती है लगा होना चाहिए। तो यहाँ पे जाना काम था, उसके साथ ता ते ती लगा हुआ है तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। लेकिन इस दूसरे वाक्य में देखिए, काम क्या है? जाने का। क्या यहाँ पे जा ता लिखा हुआ है? नहीं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? जा सकता है। तो ये वर्ब के साथ सीधा ता ते ती नहीं लगा हुआ, तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं हो सकता। अब आपके मन में कंफ्यूजन आ सकती है, सर ये क्या है? इस तरीके के वाक्य हम मॉडल वर्ब्स में बनाएंगे, जो टेंसेस को खत्म होने के बाद हम सेपरेट सीरीज लेकर आएंगे उनके लिए। उस मामले में भी आप बेफिक्र रहिए। अभी के लिए आपको समझ में आ गया है, वर्ब के साथ ता ते ती लगा होना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, हर एक टेंस का अपना कुछ काम होता है, वो एक पर्टिकुलर टाइप के ही सेंटेंसेस बना सकता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जाता है हैबिट या डेली एक्शंस या रेपिटेटिव एक्शंस। यानी अब आपके दिमाग में कोई ऐसा वाक्य है जो आपकी आदत से रिलेटेड है, या आपके डेली एक्शन से रिलेटेड है, या रूटीन एक्शन से रिलेटेड है, या आप कोई ऐसा काम बताना चाहते हैं जो आप बार बार करते हैं, तो आपको वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्प से इंग्लिश में बनाना होगा। दूसरा यूज है यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ या सार्वभौमिक सत्य।
यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब होता है वो बात जो इंडिया में भी सही है, अमेरिका में भी सही है, धरती के हर कोने में सही है। जैसे सूरज पूर्व से उगता है, अब सूरज पूर्व से इंडिया में भी उगता है, जापान में भी, हर जगह पे, राइट? तो इस तरीके के जो सेंटेंसेस हैं वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के थ्रू बनाए जाते हैं। अब बारी है हेल्पिंग वर्ब की। मेन वर्ब की हेल्प करने के लिए हर टेंस के पास अपनी अपनी हेल्पिंग वर्ब होती है, ठीक है? जैसे अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है डू एंड डज। जब हमारे सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे, नेम्स एंड थर्ड पर्सन होंगे तब उनके साथ डू का हमें यूज करना है। सिमिलरली अगर हमारे सब्जेक्ट्स ही, शी, इट, नेम ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो हमें किसका यूज करना है? डज का यूज करना है। अब सर ये थर्ड पर्सन प्लूरल और ये थर्ड पर्सन सिंगुलर ये क्या है? इन चीजों को आप बेहतर तरीके से समझने के लिए हमारी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने इनको ग्रेट डिटेल में डिस्कस किया है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अब हमें यहाँ पे इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है, कि हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की डू डज तो होती है लेकिन ये अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज नहीं होती है। सर ये क्या है अफर्मेटिव सेंटेंस? हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब समझ में आएगा, ध्यान से देखिए। यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं टाइप ऑफ सेंटेंसेस, यानी वाक्य के प्रकार। 3 तरीके के वाक्य हमारे पास होते हैं। पहला है अफर्मेटिव, फिर है नेगेटिव, फिर है इंटेरोगेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंसेस का मतलब होता है एक तरीके से पॉजिटिव सेंटेंस। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, वह हमेशा आम खाता है, तो ये क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस दूसरी टाइप है। नेगेटिव का मतलब उसके अंदर क्या देखने को मिलेगा? आपको नॉट देखने को मिलेगा। हिंदी में आपको क्या देखने को मिलेगा? नहीं देखने को मिलेगा, राइट? वह हमेशा आम नहीं खाता है, ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस हो गया। और अब है हमारा थर्ड टाइप का सेंटेंस जिसको हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब जनरली क्वेश्चन 2 तरीके के पूछे जा सकते हैं आपसे। पहला, जिसका आंसर आपको हाँ या ना में देना हो। दूसरा, जिसका आंसर आपको पूरे सेंटेंस की फॉर्म में देना होता है। मान लीजिए अगर मैं कहता हूं क्या आप दिल्ली में रहते हैं, तो आप आंसर देंगे यस या नो, राइट? तो एक टाइप का सेंटेंस, एक टाइप का क्वेश्चन ये हो गया। दूसरी टाइप का क्वेश्चन हो जाएगा अगर मैं आपसे पूछता हूं आप कहां रहते हैं। अब जब मैं ये कह रहा हूं आप कहां रहते हैं, आप इसका आंसर यस या नो में नहीं दे सकते। आपको पूरी बात बतानी पड़ेगी, आई लिव इन सो एंड सो स्टेट, राइट? इन्हीं के अकॉर्डिंग हमने 2 टाइप के इंटेरोगेटिव सेंटेंस बना दिए हैं। सिंपल है। एक ऐसे सेंटेंस जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, ये यस या नो वाली फॉर्म वाले होते हैं, और इन्हीं के अंदर अगर हम नोट का यूज कर दें तो वो हमारा क्या हो जाएगा? इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा टाइप 1 का। एग्जांपल्स के शुरू समझते हैं। देखिए, इंटेरोगेटिव सेंटेंस टाइप 1, क्या वह हमेशा आम खाता है? तो इसका आंसर ऑब्वियसली आप यस या नो में ही देंगे, राइट? अब इंटेरोगेटिव नेगेटिव, इसके अंदर हमने सिर्फ नोट ऐड करना है, क्या वह हमेशा आम नहीं खाता है? अब हम दूसरी टाइप के सेंटेंसेस की बात करेंगे जो है टाइप 2 स्टार्टिंग विद WH फैमिली वर्ड। अब WH फैमिली वर्ड क्या होते हैं, आइए देखते हैं। WH फैमिली वर्ड से इनको हम क्वेश्चन वर्ड्स भी बोल सकते हैं। तो जो WH फैमिली से शुरू होने वाले सेंटेंसेस हैं उनको टाइप 2 इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। देखिए, इंटेरोगेटिव सेंटेंस टाइप 2, टाइप 2 का मतलब WH फैमिली से शुरू होने वाले, वह हमेशा क्या खाता है। दूसरा है इंटेरोगेटिव नेगेटिव। अब इंटेरोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क होगा, नेगेटिव है तो नोट भी होगा, राइट? वह हमेशा क्या नहीं खाता है। ये थे तमाम तरीके के सेंटेंसेस। इनको और बेहतर तरीके से आप अभी हम समझेंगे जब हम सेंटेंसेस खुद बनाएंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो हमने 3 एलिमेंट्स में से 2 एलिमेंट्स को अच्छे तरीके से समझ लिया है, आइडेंटिफिकेशन एंड हेल्पिंग वर्ब। अब बारी है वर्ब को समझने की। हर टेंस अपने अकॉर्डिंग वर्ब की फॉर्म को सिलेक्ट करता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज किया जाता है। बस हमें अफर्मेटिव सेंटेंस में ध्यान रखना है कि हमें फर्स्ट फॉर्म के साथ साथ एस और एस को भी ऐड करना है। कब ऐड करना है? जब हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट, नेम थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, ठीक है?
आप ES और S लगाने में कंफ्यूज हो सकते हैं, तो बस इस बात का ध्यान रख सकते हैं कि अगर हमारी वर्ब O से SS, SH, CH, X से ऐड हो रही है, जैसे एग्जाम्पल से दिए हुए हैं, तो हमें इनके साथ ES ही ऐड करना है। देखिए, अब शुरुआत कर रहे हैं हम अफर्मेटिव सेंटेंस के साथ। हमने बात की थी 3 तरीके के सेंटेंसेस होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव। अफर्मेटिव से हम शुरुआत कर रहे हैं। इसमें सेंटेंस को बनाने का रूल रहेगा कि पहले सब्जेक्ट आना है, फिर वर्ब के साथ SEIS। SEIS कब आएगा? जब हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट, नेम या थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा, और उसके बाद हमें क्या यूज करना है? ऑब्जेक्ट। इससे पहले वाली वीडियो में हमने आराम से सीखा है कि हम सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानते हैं। आइए अब वही चीज यहाँ पे अप्लाई करते हैं। सबसे पहले हमें वर्ब को पहचानना है। सेंटेंस से पूछना है कि भाई काम क्या हो रहा है, तो पूछते हैं मैं रोज रात को दूध पीता हूं। क्या काम हो रहा है? पीने का काम हो रहा है, राइट? दिस इज वर्ब। अब पूछिए कौन दूध पी रहा है, तो आपको आंसर मिल जाएगा मैं। जो काम को करता है वो हमारा सब्जेक्ट बन जाता है। अब पूछिए क्या पिया जा रहा है, यानी पीने का असर किस पे आ रहा है? दूध पे आ रहा है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट बन गया। हमारे पास सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट मिल गए हैं हमें। अब हमें इस रूल के अकॉर्डिंग उनको अरेंज कर देना है। तो चलिए सबसे पहले सब्जेक्ट लेते हैं। मैं को क्या बोलते हैं? आई। शाबाश। यहां पे भी मैंने इवन 12th क्लास के बच्चों को ये गलती करते हुए देखा है कि वो मैं वाली सेंस में स्मॉल आई लिखते हैं, जो एब्सोल्युटली रॉन्ग है। मैं की सेंस में जो आई यूज किया जाता है वो हमेशा कैपिटल आई यूज किया जाता है। चलिए, तो सब्जेक्ट हमें सबसे पहले अरेंज करना है। मैं, आई हो गया। देन हमें चाहिए वर्ब। वर्ब क्या है? पीता हूं। पीने की इंग्लिश क्या होती है? ड्रिंक। क्या हमें एस और ES ऐड करना है? भाई इसका आंसर मिलेगा हमें सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट क्या है हमारा? आई। अब आप यहां पे देखिए, हमें वर्ब के साथ S और ES ऐड करना है जब हमारा सब्जेक्ट ही, हो, शी, इट, नेम या थर्ड पर्सन सिंगुलर। क्या कहीं पे भी यहाँ पे आई लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ, तो हमें S और ES यहाँ पे नहीं लगाना है। तो आई ड्रिंक। अब हमें क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट। क्या पिया जा रहा है? मिल्क। तो आई ड्रिंक मिल्क। तो हमने ऑब्जेक्ट लगा लिया। अब जो रिमेनिंग सेंटेंस है, जो चीजें बच गई हैं, वो हमें इसके बाद लगानी है। रोज रात को, तो रोज रात को आप क्या लिखेंगे? एवरी नाइट। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने पहला इंग्लिश का सेंटेंस बना लिया है। आगे देखते हैं कुछ और एग्जांपल्स। एक और एग्जांपल, यहां पे हमने सब्जेक्ट को चेंज किया है। वह रोज रात को दूध पीती है, राइट? तो काम क्या है? पीने का। वर्ब कौन कर रहा है? वह कर रही है। सब्जेक्ट क्या पिया जा रहा है? दूध, ऑब्जेक्ट। ठीक है, रूल के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। सब्जेक्ट पहले, वह पीती है, यानी हम शी लगाएंगे या ही लगाएंगे? वेरी गुड, शी ड्रिंक। अब ब्रैकेट में S और ES लिखा हुआ है। जब हमारे सब्जेक्ट ही, शी, इट, नेम थर्ड पर्सन सिंगुलर होंगे, तो हमें वर्ब के साथ S और ES लगाना है। हाँ जी, अब हमें यहाँ पे शी मिल गया, राइट? हमारा सब्जेक्ट क्या है? शी। तो हमें ड्रिंक के साथ S भी ऐड करना पड़ेगा, जो हमने ऊपर ऐड नहीं किया था, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या था? आई था। आई यहाँ पे कहीं भी नहीं है। जब हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट, नेम या थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा, इन दैट केस वी हैव टू यूज S और ES विद the verb. ठीक है? She drinks what? Milk. Very good. Every night. अब हम दूसरे टाइप का सेंटेंस देखते हैं। ये है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का मतलब सीधे दिमाग में आ जाना चाहिए। नेगेटिव का मतलब नॉट। अब उसके अंदर नॉट मिलेगा, हमें नहीं मिलेगा। ठीक है? रूल क्या कहता है? सब्जेक्ट लगाइए पहले। अब यहां पे हेल्पिंग वर्ब आ जाती है। यहां पे देखिए, हेल्पिंग वर्ब कब यूज होगी? नॉट इन अफर्मेटिव सेंटेंस। पिछले सेंटेंस में हमने हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया था। यहां पे देखिए कहीं पे भी डू डज नहीं लिखा हुआ है। लेकिन अब बारी है नेगेटिव सेंटेंस की, जिसमें हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। हम नेगेटिव सेंटेंस में भी करेंगे, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में भी करेंगे। चलिए, तो अब ध्यान से देखिए, सब्जेक्ट आ गया पहले, देन डू डज, देन नॉट,
देन V1, देन ऑब्जेक्ट। और यहां पे ध्यान से देखिए S और ES नहीं है, क्योंकि S और ES सिर्फ और सिर्फ वर्ब के साथ तभी ऐड किए जाते हैं जब हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव होता है। ठीक है, अब जल्दी से इस सेंटेंस को बनाने की कोशिश करते हैं। वे हर शनिवार स्कूल नहीं जाते हैं। काम क्या हो रहा है? जाने का। ये वर्ब है। कौन कर रहा है? वे कर रहे हैं। तो वे क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। अब तीसरी चीज चाहिए हमें ऑब्जेक्ट। ध्यान से देखो सर, देखना क्या है? स्कूल है ना यहाँ पे, स्कूल को ऑब्जेक्ट बना दो। जी नहीं। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि ऑब्जेक्ट दो ही तरीके के होते हैं, या तो कोई वस्तु या कोई व्यक्ति। वस्तु होगी तो उसको हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं, व्यक्ति होगा तो उसको हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। प्लेस कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं होता है, इस बात को खास तौर पे ध्यान रखना। ये चीज अभी के लिए इतनी मायने नहीं रखती, लेकिन ये पैसिव वॉइस में बड़ी काम की चीज है और वहां पे आप अक्सर गलतियां करते हैं। इसलिए मैं एक्टिव वॉइस में यानी टेंसेस में ही आपको ये चीजें क्लियर करा के चल रहा हूं कि प्लेस कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास सब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गया। ऑब्जेक्ट नहीं है तो कोई बात नहीं, जो रिमेनिंग बच गया हम उसको वर्ब के बाद अरेंज करेंगे। कैसे करेंगे, आइए शुरू करते हैं। रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट होना चाहिए वे, तो हमने वे की इंग्लिश लिख ली दे। ठीक है, अब हमें डू या डज में से सिलेक्ट करना है क्या लेना है। तो हम यहाँ पे हमारे पास रेफरेंस चार्ट है, इस पे चलते हैं। डू हमें यूज करना है जब हमारा सब्जेक्ट आई वी यू दे हो। तो हमें मिल गया दे, दे के साथ क्या आएगा? डू आएगा। वेरी गुड। तो दे डू। नोट आएगा इसके बाद, क्योंकि भाई नेगेटिव सेंटेंस है तो नोट तो आना है ही। यहां पे आप देख सकते हैं नेगेटिव का मतलब नॉट। दे डू नॉट अ वर्ब। जाने की इंग्लिश क्या होती है? गो। दे डू नॉट गो टू स्कूल ऑन एवरी सैटरडे। सैटरडे का एस आपको कैपिटल रखना है क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है। ओके, तो हमारा सेंटेंस बन गया दे डू नॉट गो टू स्कूल ऑन एवरी सैटरडे, और सैटरडे का एस कैपिटल क्योंकि प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन हमेशा, प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल रखना है। आगे बढ़ते हैं। एक और सेंटेंस, सूरज पश्चिम से नहीं उगता है। ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। यूनिवर्सल ट्रूथ हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्प से ही बनाते हैं। चलिए अब इसको बनाते हैं। तो हमें पता चल गया वर्ब है हमारी उगना। कौन उग रहा है? सूरज। तो ये हो गए सब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है, कोई बात नहीं। अब हम रूल के अकॉर्डिंग सेंटेंस बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट सूरज। जितनी भी आसमान की ये चीजें हैं, सूरज, चांद, अर्थ, इन सब से पहले द लगाया जाता है। आर्टिकल में आपने पढ़ा होगा द सन। अब सन के साथ डू आएगा या डज आएगा? फिर से चलते हैं हम यहाँ पे। डू आता है जब सब्जेक्ट आई हो, वी, यू, दे, नेम्स या थर्ड पर्सन प्लूरल। तो क्या सन थर्ड पर्सन प्लूरल है? नहीं, सन तो एक है, तो वो थर्ड पर्सन सिंगुलर हो गया। जब थर्ड पर्सन सिंगुलर हमारा सब्जेक्ट है तो हमें उसके साथ डज को यूज करना है। द सन डज नॉट राइज इन द वेस्ट। अब हम शुरू करेंगे। अब हम देखेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। सर ये टेबल कहां से आ गई? घबराना नहीं है, बिल्कुल आसान चीज है। देखिए, सेंटेंस टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। जब हम बात कर रहे थे सेंटेंस टाइप की तो हमने बात की अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव सेंटेंस, जिस ना इसमें नोट होता है और ना ही इसमें क्वेश्चन मार्क आता है, राइट। नेगेटिव के अंदर नोट होता है, इंटेरोगेटिव के अंदर क्वेश्चन मार्क आता है। जब हमने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, एट दैट टाइम इटसेल्फ आई मेड यू अंडरस्टैंड कि दो तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक में आप यस या नो का आंसर देते हैं, एक में आप पूरे कंप्लीट सेंटेंस की फॉर्म में आंसर देते हैं। क्या आप दिल्ली में रहते हैं? आप हाँ या ना में बोलेंगे। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट टाइप का। और अगर मैं बोल दूं क्या आप दिल्ली में नहीं रहते हैं, तो वो नेगेटिव भी बन गया, लेकिन आंसर हाँ या ना वाला ही है। अब दूसरे टाइप का सेंटेंस होता है जिसमें आप आंसर पूरे सेंटेंस में देते हैं। जैसे आप कहाँ रहते हैं, आप इसका आंसर हाँ या ना में नहीं दे सकते, आपको पूरे सेंटेंस में बोलना पड़ेगा मैं दिल्ली में रहता हूं। तो वो हमारा सेकंड टाइप बन गया। अब ये एक सेंटेंस दिया हुआ है, आइए इसको पढ़ते हैं और आपको ये फैसला करना है कि इसको मैं उठा के कहां लिखूं, यहां लिखूं, यहां लिखूं, कहां पे लिखना है मुझे। ठीक है, पहले दो जो सेंटेंसेस हैं वो यस नो वाले हैं,
ये वाले जो है वो स्टेटमेंट वाले हैं। अब आपको डिटरमाइन करना है कि ये जो सेंटेंस है ये कहां पे जाएगा। क्या तुम सर्दियों में रोज मूंगफली खाते हो, तो क्या इसका आंसर यस या नो में आएगा या पूरे सेंटेंस में दोगे आप? वेरी गुड, आप इसका आंसर यस या नो में दोगे। इसीलिए इसको हमने इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस स्टार्टिंग विद हेल्पिंग वर्ब में लिखा। इसमें नोट नहीं है, कहीं पे है, कहीं पे नोट नहीं है, इसीलिए हमने ये इसको यहां पे लिखा है। आइए अब इसकी इंग्लिश बनाते हैं। काम क्या हो रहा है? खाने का। वर्ब कौन खा रहा है? तुम खा रहे हो, तो सब्जेक्ट। क्या खाया जा रहा है? मूंगफली, तो ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हमें डू या डज यूज करना है। डू डज का फैसला हम करते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है? तुम को इंग्लिश में बोलते हैं यू। यू के साथ क्या आएगा? यहां पे देखेंगे, यू के साथ आएगा डू। तो सबसे पहले हमने लगाया डू, फिर आएगा सब्जेक्ट, डू लगा दिया हमने, ठीक है। अब हमें चाहिए सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? यू, डू यू। अब हमें चाहिए वर्ब। काम क्या हो रहा है? खाने का। डू यू ईट, क्या खाया जा रहा है? अब हमें चाहिए ऑब्जेक्ट, क्या खाया जा रहा है? मूंगफली, यानी पीनट्स। अब देखो ये हमारा रूल तो पूरा हो गया, लेकिन सर यहां तो बची हुई हैं चीजें। घबराना नहीं है, रिमेनिंग सेंटेंस को अरेंज करना है। क्या तुम सर्दियों में रोज मूंगफली खाते हो, तो इसमें बच क्या गया? सर्दियों में रोज। तो आप यहां पे ऐसे लिख सकते हैं डेली इन विंटर्स, और क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना है लास्ट में, क्योंकि ये क्वेश्चन मार्क दिखाएगा कि आपने इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाया है। ठीक है, देखते हैं। डू यू ईट पीनट्स डेली इन विंटर? अब क्या तुम सर्दियों में रोज मूंगफली नहीं खाते हो? चलिए अब इसकी इंग्लिश बनाते हैं। काम क्या हो रहा है? खाने का, यानी वर्ब। कौन खा रहा है? तुम, यानी सब्जेक्ट। क्या खाया जा रहा है? यानी ऑब्जेक्ट, मूंगफली। अब रूल से देखते हैं। सबसे पहले डू या डज, तो हमने देख लिया यू जो है वो कहां पे लिखा हुआ है? डू के सामने, तो डू आएगी हेल्पिंग वर्ब, डू। देन हमें चाहिए सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? तुम की इंग्लिश यू, डू यू। फिर हमें क्या यूज करना है अकॉर्डिंग टू रूल? नॉट, शाबाश, डू यू नॉट। फिर वर्ब ईट, ऑब्जेक्ट पीनट्स। रिमेनिंग सेंटेंस क्या बच गया? रोज सर्दियों में, तो डेली इन विंटर। दैट्स इट। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। जो हमारे रिमेनिंग दो टाइप के सेंटेंसेस हैं जिसमें WNH वर्ड का यूज किया जाता है। अब जो हमारे सेंटेंसेस होंगे उनकी स्टार्टिंग में इवन हेल्पिंग वर्ब से पहले भी, डू डज से पहले क्या आएंगे? WH फैमिली वर्ड आ जाएंगे। बस यही डिफरेंस होता है दोनों के अंदर। और आंसर के अकॉर्डिंग या सेंस के अकॉर्डिंग क्या डिफरेंस होता है? इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं उनका आंसर आपको कंप्लीट स्टेटमेंट में देना होता है, ना कि हाँ या ना में। ये यस या नो टाइप नहीं होते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसको सेंटेंस की हेल्प से समझते हैं। तुम सर्दियों में हर रोज क्या खाते हो? काम क्या है? खाने का। वर्ब कौन खा रहा है? तुम, सब्जेक्ट। इस सेंटेंस का आंसर हम यस या नो में नहीं दे सकते। यस या नो में नहीं दे सकते तो इसका मतलब इसमें क्वेश्चन वर्ड होगा, WH फैमिली का वर्ड होगा ना यहाँ पे, तो वो ढूंढ लो। अब इसमें WH फैमिली का वर्ड क्या है? तुम सर्दियों में हर रोज क्या खाते हो? क्या है WH फैमिली का वर्ड? वेरी गुड, क्या। शाबाश। क्या की इंग्लिश क्या है? वेरी गुड, व्हाट। देखिए व्हाट, उसके बाद यू के साथ क्या आता है? डू यू ईट डेली इन विंटर्स, और क्वेश्चन मार्क। ये हमारा आंसर रेडी है। अब अगला है जिसमें क्या है? इंटरोगेटिव नेगेटिव है, यानी क्वेश्चन मार्क भी होगा और नहीं भी होगा। ठीक है, चलिए बनाते हैं। तुम हर रोज क्या नहीं खाते हो? वर्ब, सब्जेक्ट, क्या। हमारा क्वेश्चन वर्ड क्या है? क्या। तो क्या की इंग्लिश? व्हाट। सेंटेंस हो जाएगा व्हाट डू यू नॉट ईट डेली इन विंटर्स, क्वेश्चन मार्क। व्हाट डू यू नॉट ईट डेली इन विंटर्स। चारों तरीके के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस एक साथ इस टेबल में लिखने का पर्पस यही था ताकि आप इन दोनों के, इन चारों सेंटेंसेस के बीच में जो डिफरेंस है वो समझ जाएं और इनसे घबराएं नहीं। अब बारी है कुछ सिग्नल वर्ड्स की। सिग्नल वर्ड्स वो वर्ड्स हैं जो पर्टिकुलर टेंस में ही यूज होते हैं। जो आपकी स्क्रीन पे अभी आप ये सिग्नल वर्ड्स देख रहे हैं,
ये वर्ड सिर्फ और सिर्फ आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही देखने को मिलेंगे। तो इन केस अगर आपको कोई ऐसी एक्सरसाइज मिल जाए या ऐसे सेंटेंसेस मिल जाएं जिनमें ये वर्ड्स आपको नजर आ जाएं, तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अकॉर्डिंग ही सेंटेंस पूरा होगा। अब बारी है कॉमन एरर्स की। आपने सुना होगा आचार्य चाणक्य ने कहा है कि हमें दूसरों की गलतियों से सीखना चाहिए। इन तमाम चीजों का अपनी जिंदगी में बड़े ही बारीकी से आपको ध्यान रखना है। अब फर्स्ट एरर देखते हैं, शी गो, राइट। इसमें क्या आना चाहिए था, गोज। क्यों? क्योंकि हमारा सब्जेक्ट अगर ही शी इट नेम थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो हमें वर्ब के साथ SAIS लगाना पड़ेगा। दूसरा है, जैसे ही नॉट लाइक, ऐसे नहीं बोलना है, आपको क्या बोलना है, ही डज नॉट लाइक। देन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस आ गए तो हमने स्टार्टिंग में डू नहीं लगाया। इस बात का भी खास तौर पे ध्यान रखना है, ये इंटेरोगेटिव नेगेटिव है, डू भी आ गया, नॉट भी आ गया, तो इनको उठा के आपको स्टार्टिंग में लेके जाना पड़ेगा। डोंट दे लाइक पिज्जा, और डोंट भी आप यूज कर सकते हैं। एंड डोंट क्या है, एक कॉन्ट्रैक्शन है, एक शॉर्ट फॉर्म है जिसकी फुल फॉर्म क्या होती है, डू नॉट। ठीक है, तो आप डोंट अगर यूज कर रहे हैं तो एक साथ उठा के, अब भाई ये एक वर्ड है तो आप एक साथ उठा के सामने लिख सकते हैं। अगर आप इनको फुल फॉर्म में यूज कर रहे हैं तो डू सामने चला जाएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा और नोट थर्ड प्लेस पे आता है, तीसरे नंबर पे नोट आता है, तो नोट हमने यहाँ पे लगा दिया। इस तरीके से आपको इन गलतियों का ध्यान रखना है। तो ये था पूरा कॉन्सेप्ट और अब बारी है प्रैक्टिस की। तो वॉरियर्स तैयार हो जाइए। अब हम 5 वर्कशीट्स की हेल्प से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट्स हर तरीके के क्वेश्चंस की हेल्प से मजबूत करने वाले हैं। आपको हो सकता है वर्कशीट्स करते हुए कोई इश्यू आए, तो आप वीडियो के उस पार्ट को दोबारा देखिए जहां पे वो कॉन्सेप्ट बताया गया था। आगे बढ़ते हैं। तो पहली वर्कशीट्स आपके सामने ये। अब आपको वीडियो को पॉज कर देना है, अपनी कॉपी पेन लेने हैं और उसमें इनमें से जो सेंटेंसेस आपको लगता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हैं उनके सामने टिक लगा के रख लेना है। 5 सेकंड के बाद हम इसको डिस्कस करेंगे और फिर आपको अपने आंसर्स मैच करने हैं। आपका समय शुरू होता है अब। आई होप आप सभी ने वर्कशीट स्टैम्प कर ली होगी, तो चलिए जल्दी से हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। वह रोज अपनी किताबें पढ़ता है। तो हिंदी से आइडेंटिफाई करने के हमारे पास 2 तरीके हैं, ठीक है, हिंदी से, एंड दूसरा सेंस के अकॉर्डिंग या फंक्शन के अकॉर्डिंग, यूज के अकॉर्डिंग, है ना। चलो पहले हम हिंदी से देखते हैं। विवन के साथ ताहते हैं होना चाहिए। चलिए देखते हैं। वह रोज अपनी किताबें पढ़ता है, तो काम क्या हो रहा है, पढ़ने का, वर्ब के साथ तातेती एक साथ लगा दिया, यानी ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस होगा। हम अगले हफ्ते छुट्टियों पर जा रहे हैं। काम क्या हो रहा है, जाने का, तातेती इसके साथ नहीं है, तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं होगा। वह बाग में काम कर रहा था आ गया, था का मतलब पास्ट, और हमारा चल क्या रहा है, प्रेजेंट, देन डेफिनेटली ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं है। था दिखा रहा है कि ये पास्ट है। क्या तुम हर दिन जिम जाते हो, काम क्या है, जाने का, उसके पीछे तुरंत तातेती लगा हुआ है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एग्जाम्पल है। अब अगला देखते हैं। क्या वे यहां काम करते हैं, तो ये हो गया एक्शन, पीछे तातेती लगा हुआ है, देन डेफिनेटली ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। शाबाश। अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। अगली वर्कशीट्स आप सभी के सामने ये रही। इन सिग्नल वर्ड्स का ध्यान रखते हुए आपको पता करना है कौन सा सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। इस वीडियो को पॉज कर दीजिए, 5 सेकंड के बाद हम इसको डिस्कस करेंगे। आपका समय शुरू होता है अब। आई होप आप सभी ने अपने आंसर्स मार्क कर लिए होंगे, तो लेट्स स्टार्ट। आप उनसे मैच कीजिए। पहला, ही प्लेज फुटबॉल एवरी इवनिंग। जहां पे भी आपको एवरी नजर आ जाए, डेफिनेटली वो क्या दिखा रहा है, रेपिटेटिव एक्शन को दिखा रहा है, यानी काम ये बार बार किया जाता है, हर इवनिंग को किया जाता है, देन डेफिनेटली ये क्या हो गया, हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। दूसरा आप यहां से भी देख सकते हैं, वर्ब के साथ एस एडेड है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की दूसरी पहचान है। They were singing a beautiful song. Was वर्ब का यूज पास्ट में किया जाता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं है। क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कोई भी सिग्नल वर्ड इसमें है? नहीं है। नहीं है तो सिंपल है जी, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी नहीं है। The sun always rises in the east.
डेफिनेटली यहाँ पे एक सिग्नल वर्ड हमें मिल गया है, दैट इज ऑलवेज। ऑलवेज दिखा हमें, ऑलवेज इज अ सिग्नल वर्ड ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, देन डेफिनेटली इट इज एन एग्जांपल ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आई हैव कंप्लीटेड माय होमवर्क, इसमें कोई भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सिग्नल वर्ड नहीं है, तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एग्जांपल नहीं है। अपने स्कोर कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। अगली वर्कशीट आपके सामने ये रही। देखिए, दो चीजों का ध्यान रखना है। यहां से मतलब है कि आपको इस सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, राइट? और इन दोनों में से नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आप क्या चूज करेंगे? जैसे अब इसमें इंटेरोगेटिव बनाने के लिए इन दोनों में से क्या यूज करोगे? आपका समय शुरू होता है अब। आई होप आपने अपने आंसर मार्क कर लिए होंगे, तो चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब मैंने आपको बताया था, नेगेटिव का मतलब होता है नोट उसमें होना ही होना चाहिए। तो हम कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे? डज नॉट। शाबाश। आगे देखते हैं। ब्लैंक शी वेक अप अर्ली एवरी मॉर्निंग, हमें इसको इंटेरोगेटिव बनाना है। शी के अकॉर्डिंग हमें चूज करना है कि यहाँ पे डू आएगा या डज आएगा। हमने बार बार रिपीट किया है कि जब हमारा सब्जेक्ट क्या हो, ही, शी, इट, नेम एंड थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो हमें क्या यूज करना है? डज यूज करना है। WH फैमिली, तो WH फैमिली बनाने के लिए उन्होंने WH फैमिली वर्ड आगे यूज कर दिया। क्वेश्चन वर्ड जिसको हम बोलते हैं वो आगे यूज हो गया है। वाई मतलब क्यों। अब हमें डू या डज में से सिलेक्ट करना है। डू या डज का सिलेक्शन का काम किसका होता है? किस पे डिपेंड करता है? सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? दे। तो हमें पता है, आप देख लीजिए वीडियो के उस पार्ट को दोबारा देख लीजिए, मैं फिर से यहाँ पे भी बता रहा हूं। डू का यूज किया जाता है जब हमारा सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे, नेम्स या थर्ड पर्सन प्लूरल होता है, तो यहाँ पे डू हमें सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट सेंटेंस है इंटेरोगेटिव नेगेटिव। इंटेरोगेटिव नेगेटिव यानी इंटेरोगेटिव यानी क्वेश्चन मार्क होगा, नेगेटिव यानी नोट होगा। तो दोनों चीजें दी हुई हैं। अब हमें सिर्फ सिलेक्ट करना है कि डू डज में से क्या आएगा। डू डज के सिलेक्शन के लिए सबसे जरूरी चीज होती है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट देखिए क्या है? ही, हमें पता है ही, शी, इट, नेम थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हमेशा डज आता है। नेक्स्ट बर्ड्स। बर्ड्स फ्लाई आएगा या फ्लाइज आएगा इन द स्काई, अफर्मेटिव है। यानी यहाँ पे ये V1 है और ये V1 प्लस S और ES है। अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव का मतलब इसमें नोट भी नहीं होगा, इसमें क्वेश्चन मार्क भी नहीं होगा। क्या इसमें क्वेश्चन मार्क है? नहीं है जी, फुल स्टॉप है। क्या इसमें नोट है? नहीं है। तो ये क्या है हमारा? अफर्मेटिव। अब अफर्मेटिव में सब्जेक्ट के साथ, अगर सब्जेक्ट हमारा ही, शी, इट, नेम थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है तो हमें वर्ब के साथ S और ES ऐड करना होता है, आपको याद होगा। तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है? बर्ड्स है। ये क्या है? थर्ड पर्सन प्लूरल है। बर्ड्स प्लूरल होता है ना, थर्ड पर्सन प्लूरल हो गया, तो इसलिए हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे? फ्लाई। फ्लाई करेक्ट आंसर होगा। ये है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है ट्रांसलेशन बेस्ड। कि सर हमने आइडेंटिफाई कर लिया, हमने फिलअप कर लिए, अब हम ना हिंदी से इंग्लिश बनाना चाहते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। ये आपके सामने है। इट विल टेक सम टाइम। यू कैन रेफर टू द पेज जहां पे हमने इनके रूल्स वगैरह लिखे हुए हैं। सबसे पहले आपको पता करना है कि सेंटेंस टाइप क्या है, उसके अकॉर्डिंग उसका रूल देखना है, एंड देन यू कैन मेक द सेंटेंसेस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आई होप आपने इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कर लिया होगा। चलिए अब मैच कर लीजिए इनके करेक्ट आंसर से। आपको कोई भी डाउट है, यू कैन राइट योर डाउट इन द कमेंट सेक्शन। हो सकता है आपको सेंटेंसेस इनिशियली बनाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आए, हार नहीं माननी है, घबराना नहीं है। वो पार्ट दोबारा देखिए, प्रैक्टिस कीजिए। फिर भी अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही है कमेंट बॉक्स में लिखिए, डेफिनेटली आपकी हेल्प की जाएगी। ये स्पोकन इंग्लिश ओरिएंटेड एक एक्सरसाइज है। इसके अंदर एक कॉन्वर्सेशन दी गई है और हमें अब जो ये ब्रैकेट में दो ऑप्शन दिए, इनमें से सही ऑप्शन को चूज करके यहाँ पे फिल करना है। आपका टाइम शुरू होता है अब। आई होप आपने ये काम कर लिया होगा और इनके आंसर आप यहाँ से मैच कर सकते हैं। कोई भी डाउट अगर आपको है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। ये एक आपकी सेल्फ असेसमेंट है। कहीं पे भी डाउट है, वीडियो को रिप्ले करके वहां से देखिए
easily you will be able to complete this exercise. With this I would like to conclude. Thank you so much. मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए और हाँ, खुद को बोलते रहिए, fear of English not anymore.